हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। आज हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास टेंथ के मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे दोस्तों, जिसमें विज्ञान के सेट वन के मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार से आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे बच्चों। इसी प्रकार से हम लोग झारखंड बोर्ड के जितने भी मॉडल पेपर निकले हैं क्लास टेंथ और ट्वेल्थ के, उन सभी मॉडल पेपर को सॉल्व करते हैं बच्चों। साथ ही साथ जरूरी नोटिफिकेशन भी दी जाती है। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है बच्चों, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। देखिएगा, अगर आप एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, तो एग्जाम में टॉप कर सकते हैं और अच्छे नंबर से आप पास कर सकते हैं। 80% आपका कहीं नहीं जाएगा। और इस प्रकार का डेली सॉल्यूशन मतलब डेली प्रैक्टिस सेट आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जाएगा बच्चों, समझे ना। तो अब हम समझते हैं कि अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है। देखिएगा, समझिएगा बच्चों। देखिए, अवतल दर्पण का इसलिए प्रयोग किया जाता है कि देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु का जब प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में, जब किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब बनता है, देखिए बच्चों, ये है अवतल दर्पण। यहां से कोई भी प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा आभासी और जितना वस्तु का साइज है, साइज से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, साइज से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसकी वजह से तो तब बड़ा दिखाई देता है, इसकी वजह से इसका प्रयोग किया जाता है बच्चों, समझ गए। देखिए, गोलीय दर्पण दूसरा प्रश्न है। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये एक फॉर्मूला है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देना चाहूंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वक्रता त्रिज्या बटा 2। कितना? वक्रता त्रिज्या बटा 2 r बटा 2 हो जाता है। फोकस मतलब f इक्वल टू क्या हो जाता है? r/2 हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है, और सिर्फ आंसर बताना मेरा लक्ष्य नहीं है, आपको समझाना मेरा लक्ष्य है बच्चों। देखिएगा, फिर उसके बाद है, प्रकाश में अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यह एक भौतिक राशि जिसका परिवर्तन नहीं होता है। चौथा प्रश्न है बच्चों, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाता है फोकस से। देखिए, कोई भी किरण अवतल दर्पण में आके टकराती है, कोई भी किरण अवतल दर्पण में आके टकराती है तो ये हमेशा एफ से होकर गुजरती है, फोकस से होकर हमेशा गुजरती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है बच्चों। देखिएगा, पांचवा प्रश्न है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर के आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो वह दर्पण क्या होगा? तो वह दर्पण होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समतल। आप समतल दर्पण पे आप कहीं भी जाके खड़ा हो जाइए, कितनों भी दूरी पर होइए, आपका जो साइज होगा उन्हीं के आकार का प्रतिबिंब बनेगा, समझे ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो दो नियम क्या क्या है आप लोग जानती होंगे। कितने नियम है? दो नियम है। दूसरा नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब। आपतित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं, समझे ना। और दूसरा नियम क्या आ जाता है? साइन आई यानी कि जो आपतित कोण की जया, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया। यहाँ पे आपको देख सकते हैं, ये हो गया आपतित कोण, ये हो गया आपतित किरण। देखिए, इसको जाना था इधर, लेकिन ये इधर जाना था, लेकिन ये इधर मुड़ गया, समझे ना। ये इधर मुड़ गया, इधर जाना था लेकिन ये इधर मुड़ गया। तो यहाँ जो आर बन रहा है कोण और यहाँ जो कोण बन रहा है आई, समझे ना। यहाँ पे अच्छा तरह से लिख नहीं पा रहे हैं। यहाँ जो आई बन रहा है और यहाँ पे आर बन रहा है, उसी के रेशियो को, उसी के अनुपात को क्या कहा जाता है? स्नेल का नियम कहा जाता है। तो अपवर्तन के कितने नियम है बच्चों? दो नियम है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? यहाँ पे आपको फिर से एक समझने वाली बात होगी। देखिए, क्या होती है फोकस इक्वल टू क्या होता है बच्चों? एक फार्मूला होता है, फोकस इक्वल टू क्या होता है? r/2 यानी कि त्रिज्या बटा वक्रता त्रिज्या बटा 2 हो जाता है। वक्रता त्रिज्या बटा 2 हो जाता है। देखिए, यहाँ पे r इक्वल टू क्या दिया हुआ है? r इक्वल टू 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है बच्चों। तो r इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर। क्या होता है? फोकस इक्वल टू वक्रता त्रिज्या बटा 2। तो इसको काट देंगे तो कितना आएगा? 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, 1 मीटर दूरी वाले अब उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी बच्चों? 1 मीटर दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? देखिए, उत्तल लेंस की क्षमता बराबर क्या हो जाती है? क्षमता लेंस की क्षमता बराबर क्या हो जाती है? 1/f यानी कि जितना उसका फोकस रहेगा, जितना फोकस दूरी रहेगा उसको 1/f हो जाता है। कितना हो जाता है? 1/f। अगर 1/f जितना रहेगा
एफ जितना रहेगा उसको आप नीचे में रख देते हैं, 1 बटा नीचे कर देते हैं, तो क्या आ जाएगी लेंस की क्षमता। तो 1/1 इक्वल टू क्या आ जाएगी, डायोप्टर, 1 डायोप्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 डायोप्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। देखिएगा समझ में आ गया होगा। डायोप्टर, इसको मीटर इसका पूछेगा, ये क्या हो गया डॉक्टर, ये प्रैक्टिकल यूनिट हो गया, ये प्रैक्टिकल एसआई मात्रक हो गया। अगर पूछ लिया जाए इसका रियल एसआई मात्रक क्या हो जाता है, तो मीटर पर मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या हो जाती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या हो जाती है बच्चों, पॉजिटिव हो जाती है। क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। इसका ऑप्शन नंबर राइट। अब समझिएगा ये क्यों होता है। देखिएगा बच्चों, ये क्या है, उत्तल लेंस है और ये क्या है, अवतल लेंस है। देखिएगा, देखिए फोकस कहां पे बनता है, जहां पे दो प्रकाश आके जहां पे कट करता है, दो प्रकाश आके जहां पे कट करता है वहीं पे वही बिंदु को क्या कहा जाता है, फोकस है। देखिए उत्तल लेंस में देखिए आप पहले समझिए, धनात्मक इधर होता है, इधर वाला जितना भी होता है पॉजिटिव होता है, और इधर वाला जितना भी होता है नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। देखिए सभी लेंस और दर्पण में जितना भी दाहिना ओर का पॉजिटिव हो जाता है और बामा ओर का नेगेटिव होता है। तो फोकस उसको कहेंगे जहां पे दो प्रकाश आके काटती है। तो देखिए दो प्रकाश कहां पे काट रही है, पॉजिटिव साइड काट रही है, तो इसका फोकस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अवतल लेंस में कहां काटता है बच्चों, अवतल लेंस में बाईं ओर काटती है, अवतल लेंस में बाईं ओर काटती है, जिसके कारण इसका फोकस अवतल लेंस का नेगेटिव और उत्तल लेंस का पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक, उत्तल लेंस का धनात्मक और अवतल लेंस का ऋणात्मक। आपको समझ में आ गया हो गया। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये। देखिए अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी कि प्रकाश का जो लाइट का वेलोसिटी है वो सबसे कम कहां पे होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कांच में होती है, और सबसे अधिक किसमें होती है, सबसे अधिक होती है निर्वात में। जहां पर निर्वात क्या होता है बच्चों, जहां पे आप कोई भी हवा हुआ कुछ भी नहीं होता है, जहां पे कुछ भी हवा हुआ नहीं होता है। अगर आप कुछ वहां पे बोलिएगा तो आपको कुछ नहीं सुनाई देगा। अंतरिक्ष में को निर्वात कहा जाता है, समझिए ना। वहीं पे सबसे ज्यादा होती है प्रकाश का वेग, और सबसे कम कांच में, सबसे कम कोई भी ठोस में सबसे कम होती है। उसके बाद किसमें होती है, वायु में, उसके बाद जल में। समझ आ गया। देखिएगा उसके बाद देखिए ये भी फिर से समझने वाली प्रश्न आ गई। फोर डायोप्टर, डी मतलब क्या हो गया, डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। आपको अभी हमने पढ़ाया हुआ था कि देखिए अवतल लेंस की क्षमता इक्वल टू क्या हो जाती है, लेंस की क्षमता इक्वल टू क्या हो जाती है, 1/f। लेकिन ये फोकस हमेशा आपको किसमें लेना है, मीटर में अगर आप फोकस नहीं लीजिएगा तो आप गड़बड़ा जाएगा, आंसर नहीं मिलेगा। देखिएगा आपको पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है, क्या दिया है, क्षमता 4 दिया हुआ है, क्षमता 4 दिया हुआ है। तो आपको फोकस निकालना है बच्चों, फोकस निकालना है। तो इसको सेंटीमीटर में पहले इसको देखिए, यहाँ पे हम लोग चेंज करते हैं तो क्या आ जाएगा, F इक्वल टू आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। और 1/4 को अगर हम चेंज करते हैं बच्चों, 1/4 को चेंज करते हैं सेंटीमीटर में, किसमें, सेंटीमीटर में अगर चेंज करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 2 से गुना करना। एक कट गया, कितना आया, 25 सेंटीमीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए एक प्रश्न, समझने वाली प्रश्न है बच्चों। देखिए किसी उत्तल लेंस की फोकांतर यानी कि एफ इक्वल टू यहाँ पे आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, समझे ना। अब क्या करना है, उसकी क्षमता ज्ञात करना है। पिछला क्वेश्चन में हमने क्या किया था, उसकी क्या दी हुई थी, क्षमता दी हुई थी। अब हमने क्या ज्ञात किया था, फोकस दूरी। आप यहाँ पे फोकस दूरी दे दी गई, तो फोकस दूरी को पहले आपको सेंटीमीटर में दिया गया, ध्यान रखना है। तो उसके मूल मात्रक यानी कि एसआई यूनिट में आपको चेंज करना पड़ेगा। तो 50 सेंटीमीटर को अगर हम चेंज करते हैं, उसको मीटर में चेंज करते 100 से भागा देना पड़ेगा। तो इसका कट के क्या आ जाएगा बच्चों, इसका कट क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, समझे ना। तो इसको अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अब निकालते हैं उसकी क्या निकालते हैं, क्षमता निकालते हैं। क्षमता इक्वल टू क्या बताए थे आपको, क्षमता इक्वल टू क्या बताए थे, 1/f बताए थे। क्या बताए थे, 1/f, फोकस 1/फोकस। तो फोकस यहाँ पे फोकस इक्वल टू 1/2 रख देते हैं, फोकस इक्वल टू क्या रख देते हैं, 1/2। तो इसको ऊपर ले जाएंगे हम लोग, क्या करेंगे, इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे। तो क्या इसका हो जाएगा, 2 डायोप्टर। अब यहाँ पे आ जाती बात, फंस जाती कि पॉजिटिव में होगा कि नेगेटिव में। कुछ देर पहले आपको बताएं कि उत्तल लेंस की फोकस क्या हो जाती है, उत्तल लेंस की फोकस क्या हो जाती है बच्चों, पॉजिटिव हो जाती है। क्या हो जाती है, पॉजिटिव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा +2 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। देखिएगा प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा
अभी कुछ देर पहले पूछा था प्रकाश का वेग न्यूनतम होगा, तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक किसमें होगा, निर्वात में। कितना होगा, 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख मीटर, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। समझ में आ गया। उसके बाद दिया हुआ है दिए गए प्रक्रम में कौन सा उष्मा छेपी है, उष्मा शोषी, उष्मा शोषी और उष्मा छेपी। उष्मा शोषी क्या होता है बच्चों, उष्मा शोषी उसको कहते हैं जब कोई भी रिएक्शन में उष्मा की आवश्यकता नहीं, उष्मा को छोड़ता है, उष्मा को वो छोड़ता है, उष्मा को मुक्त करता है, उसी को उष्मा छेपी कहते हैं, समझे ना। और जिसमें उष्मा को लेता है, उष्मा का अवशोषण करता है, उसी को उष्मा शोषी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन में, इसका दिए गए प्रक्रम में उष्मा छेपी, उत्सर्जन में उष्मा को छोड़ा जाता है, समझे ना। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, चिप्स के पैकेट विकृत गंधित से बचाने के लिए कौन सा गैस डाली जाती है, उसमें नाइट्रोजन गैस डाली जाती है ताकि वो खराब ना हो। उसके बाद जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपने तो सुना होगा जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन वह किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए जंग में क्या लगना में क्या हो जाता है बच्चों, जो आयरन होता है वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन वो H2O से ह्यूमस मतलब H2O पानी से अभिक्रिया करके क्या कर बना लेता है, Fe2O3 बना लेता है। क्या हो रहा है, उसमें जुड़ रहा है, तो जुड़ा क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, उपचयन मतलब ऑक्सीकरण हो जा रहा है। ऑक्सीकरण किसको कहते हैं, ऑक्सीजन का जुटना या तो हाइड्रोजन का हटना, ये क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण का अभिक्रिया कहता है। और जिसमें दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो, और अवकरण और अपचयन की अभिक्रिया, जिसमें हाइड्रोजन का जुटना और ऑक्सीजन का हटना अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, उपचयन अभिक्रिया। तो देखिए किसमें से ऑक्सीजन जुट रहा है, आपको यहाँ पे देखना किसमें ऑक्सीजन जुट रहा है। यहाँ पे जिंक से ऑक्सीजन हट करके कार्बन में जुट रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। क्या हो जाएगा, कार्बन। ऑप्शन नंबर बी, कार्बन में का उपचयन हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, दिए गए कौन सी रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए आप लोग कौन सा यहाँ पे संतुलित मतलब दोनों साइड बराबर करना है, इधर और इधर भी। देखिएगा यहाँ पे एक कैल्शियम है, यहाँ पे भी एक कैल्शियम। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे दो 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन 4। हाइड्रोजन यहाँ कितना है 2 है, यहाँ पे 2। तो ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा बच्चों। देखिए फिर दिया हुआ है क्वेश्चन, दी गई चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। यहाँ पे कुछ चित्र नहीं दिया हुआ, यहाँ पे आपका रिएक्शन दे दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कौन सी अभिक्रिया हो रही, पीबी हटा दे रहा है, किसको, पीबी इसको हटा दे रहा है। अबे भग तू। और यहाँ पे किसके साथ जुड़ जा रहा है, क्लोरीन के साथ खुद जुड़ जा रहा है। तो कौन सी अभिक्रिया हो रही, विस्थापन अभिक्रिया। एक हटाने वाला अभिक्रिया क्या हो जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया। और जहां दोनों अदला बदली हो गया, उसको द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, समझ गए। ये अपने से अधिक अभिक्रिया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पीबी यानी कि सीसा अधिक अभिक्रिया है कॉपर से, इसलिए क्या कर रहा है, कॉपर को हटा दे रहा है और क्लोरीन से खुद अभिक्रिया कर जा रहा है, विस्थापित कर दे रहा है कॉपर को। तो विस्थापन अभिक्रिया ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा बच्चों, ठीक ना। देखिए दिए गए पदार्थ में कौन सा सूचक की तरह व्यवहार करता है। देखिए गंधीय सूचक किसको कहते हैं, जो पता लगा लेते हैं कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। कौन सा अम्ल है, कौन सा एसिड है और कौन सा क्षार है बच्चों। अम्ल है और कौन सा क्षार है जो पता लगाता है, उसी को क्या कहते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं। तो कौन इसमें से कौन पता लगाता है, लिटमस पत्र पता लगाता है बच्चों। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं हड्डियों को प्लास्टर के रूप में, लेकिन यहाँ पे आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, CaSO4 इंटू 2H2O। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारा सूत्र सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे 2H2 हो जाएगा। तो उसको जिप्सम कहते हैं। जिप्सम को लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तक खौलाया जाता है, तो वहां से जो पानी की मात्रा 1.5 अणु हटा दिया जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड इसका हो जाएगा बच्चों। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है।
देखिएगा ये इसका कौन सी अभिक्रिया है? विद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्या कौन सा अभिक्रिया हो रही है? यहाँ पे 6 वोल्ट का बैटरी लगा दिया गया है। एक तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट का एक तो जोड़ दिया गया है इसमें, नल इसको कहा जाता है। और साथ ही साथ देखते हैं एक बीकर लगाया गया है। तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है? विद्युत अपघटन अभिक्रिया तो हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? H2O किसमें टूट रहा है? हाइड्रोजन प्लस O2 में टूट रहा है। इसको इसलिए इसको क्या कहेंगे? टूट रहा है। तो इसको क्या करेंगे? वियोजन अभिक्रिया। संयोजन में क्या होता है? संयोजित हो जाता है, जुड़ जाता है। विस्थापन में क्या होता है? हटा दिया जाता है। समझ गए ना? तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यहाँ पे आपको ध्यान से सुनना है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है बच्चों। जबकि देखिएगा लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल दही, दही, खट्टा दूध, दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? देखिए सिट्रिक अम्ल उसमें पाया जाता है, मतलब जैसे संतरा उंतरा हो गया, उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है बच्चों। क्लियर है? तनुकरण की अभिक्रिया में होती है। तनुकरण की अभिक्रिया में क्या हो जाती है? हाइड्रोजन प्लस यानी कि H प्लस की सांद्रता वृद्धि हो जाती है। OH माइनस की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है। H प्लस और OH माइनस आयन की सांद्रता में कमी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाती है। तनुकरण किसको कहते हैं बच्चों? ध्यान दीजिएगा आप लोग। तनुकरण उसको कहते हैं जब किसी भी अम्ल और क्षार में क्या किया जाता है? जल को मिलाया जाता है। जल को मिलाया जाता है तो क्या होती है? उसमें H प्लस OH माइनस के आयन की सांद्रता में कमी आ जाती है। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है? देखिएगा यहाँ पे सारा रिएक्शन दिया हुआ है। वियोजन दिया हुआ है। वियोजन मतलब टूट रहा है। टूट किस में रहा है? सो आप लोग देख सभी में टूट रहा है। ये तो होबे नहीं करेगा, इसमें टूट नहीं रहा है और इसमें टूट रहा है। लेकिन कौन सी प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड किसमें टूटता है? सिल्वर और ब्रोमीन में टूटता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, प्रकाश की उपस्थिति में। समझे ना? अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? कुटपाद अंग से भोजन ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। देखिएगा ये अमीबा है, किसी तरह भी बना दो अमीबा। तो यहाँ पे जो इस तरह से बनाता है बच्चों, तो इसी को और ये मान के चलिए ये अमीबा है और ये फिर आया ये भोजन रखा हुआ है, फिर आया ये फैला लिया, इस तरह से फैला लिया। समझे ना? कुटपाद का निर्माण करता है और उसी से भोजन ग्रहण करता है। समझे? उसके बाद पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है? पित्त रस करता है। कौन करता है? पित्त रस इमल्सीकरण करता है वसा का। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस जीव सपोषी पोषण करता है? तो अम्ब्रेला इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये अम्ब्रेला हो जाएगा। देखिए सपोषी पोषण किसको कहा जाता है? जो स्वयं अपनी भोजन का निर्माण स्वयं करता है, दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है उसी को। तब पेड़ पौधे दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। बाकी बात ये कवक हो गए, अमीबा हो गए, ये दूसरे पर, जितने भी जीव जंतु हैं सारा दूसरे पर निर्भर लगता है, लेकिन पेड़ पौधे अपने आप खुद प्रकाश संश्लेषण करके ये निर्माण करता है। बच्चों समझ गए? यहाँ तक क्लियर है आप लोग? नेक्स्ट है, डिटेल के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। 2 अलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं। क्या होते हैं? 2 अलिंद और 2 नीले होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 हो जाते हैं। कितने कोष्ठक होते हैं? 4 हो जाते हैं। उसके बाद ये श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? वर्णक आप लोग समझिएगा, वर्णक किसको कहते हैं? रंग को कहते हैं। श्वसन रंग को कहते हैं वर्णक। तो खून का रंग किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक को, हीमोग्लोबिन को श्वसन वर्णक कहा जाता है। समझ गए होंगे? उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई है क्या है? विकाणु। क्या है? उत्सर्जन मतलब क्या होगा कि मल उल त्याग करना। अगर मल उल त्याग करना, अपने अपशिष्ट पदार्थ को अपने शरीर से त्याग करना ही उत्सर्जन कहलाता है। तो उसके लिए क्या होते है? एक तंत्र होती है, ग्रंथि होती है। तो उसमें से सब क्रियात्मक इकाई क्या है? विकाणु है। विकाणु क्या करते हैं? देखो यूरिया को अलग कर देते हैं। हमारे बॉडी से जितने भी पानी नहीं रहता है उससे यूरिया को अलग कर देते हैं, यानी कि किडनी। समझे ना? तो इसका राइट आंसर हो जाता है, आपको बता दिया हमने, ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्काणु की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को कमी शरीर से बाहर निकालना, छानने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? जब किडनी खराब हो जाते हैं, वृक्क खराब हो जाती हैं, तो हम लोग किस विधि से रक्त को मतलब छाना जाता है, छाना जाता है। तो इसको छाना जाता है, तो उस विधि को क्या कहते हैं? देखिए क्या कहा जाता है? किडनी खराब हो जाता है तो एक प्रकार का मशीन लगा दिया जाता है, उस विधि को क्या कहते हैं? अपोहन विधि कहा जाता है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनन की मूल घटना क्या है? जनन की मूल घटना क्या है? डीएनए की प्राकृतिक बनना। जनन, देखिए जब कोई नर और मादा जनन करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? डीएनए की प्राकृतिक बनती है और उससे आनुवांशिकता की गुण बनते हैं बच्चे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा
दिए गए चित्र किस प्रकार का जनन को दर्शाता है। यहाँ पे आप जनन चैप्टर पे पहुंच गए हैं। किस प्रकार के जनन को दिखाता है। बहुखंडन, ये बहुखंड अगर एनसीईआरटी आप बुक निकालिएगा तो वहां पे आपको पता चल जाएगा। ये क्या करती है, धीरे धीरे बहुत सारे ये भागों में ये बढ़ जाते हैं, समझे ना। बहुत सारे भागों में इस तरह से बहुत सारे भागों में बढ़ जाती है और बहुत सारे जीव का निर्माण हो जाता है, समझे ना। तो इसको कहा जाता है बहुखंड, बहुत सारे भागों में खंड खंड हो जाते हैं। नर युग्मक तथा मादा युग्मक संलयन को क्या कहा जाता है। नर युग्मक और मादा युग्मक संलयन को निषेचन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इज राइट। लड़कों में यौनारंभ के लक्षणों को कौन से हार्मोन नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इसको नियंत्रित करता है बच्चों, समझ गए। सौर स्थिरांक का मान क्या होता है। सौर स्थिरांक का कांस्टेंट का, सोलर कांस्टेंट का मान क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। यहां पे देखिए, अगर आपने पढ़ा होगा 1.4 किलो जूल पर मीटर पर सेकंड, इस तरह से भी आपको दिया रह सकता है। यहाँ पे लिख देते हैं हम आपको बढ़िया से, इसको लिख दिए बच्चों। अगर इस तरह से भी आपको एग्जाम में मिले तो इसका राइट आंसर इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू लगाया गया है, यानी कि वाट लगाया गया है। वाट लगाया तो जूल और जूल पर सेकंड को हटाया गया। देखिए वाट क्या है, यहाँ पे पावर है। पावर इक्वल टू क्या होता है बच्चों, पावर का क्या हो जाता है, वर्क। वर्क बाय टाइम क्या होता है, पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क बाय टाइम। टाइम को ही पावर कहा जाता है। वर्क का क्या होता है जूल और टाइम का क्या हो जाता है सेकंड। तो जूल पर सेकंड को यहाँ पे हटा करके क्या कर दिया गया है, वाट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद ये है जैव गैस का मुख्य घटक क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैव गैस का मुख्य घटक क्या है, मीथेन। CH4, CH4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मीथेन। CH4 भी आपको दिया हुआ रह सकता है। देखिएगा महासागरीय ऊर्जा ताप करने के लिए महासागर के पृष्ठ को जल का ताप 2 मीटर की गहराई के लिए जल के ताप में कितना डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है। कितनी होती है बच्चों, 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा बच्चों, समझे ना। तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में आपको शेयर जरूर करना है। वीडियो को फुल वॉच किए होंगे उम्मीद है। और साथ ही साथ मैं आपको बता देना तो इसी तरह 500 सेट का सॉल्यूशन, साथ ही मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश सभी का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और जितने भी क्लास 11 12 जितने भी अभी 12th का आया हुआ है तो 12th के सारे सब्जेक्ट का और क्लास 10th के सारे सब्जेक्ट का आप लोग को एमसीक्यू, इसी बेस पर एमसीक्यू भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, समझे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।